नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एंटीसाइकोटिक दवाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेनी चाहिए और क्या प्रेगनेंसी में एंटीसाइकोटिक दवाएं लेने की वजह से बच्चे पर क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दो तरह की होती हैं। एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जो कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कही जाती हैं, और दूसरी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कही जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन में दवाइयाँ आती हैं जैसे कि हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजीन, ट्राइफ्लुओपेराजीन, परफेनाजीन, लॉक्जेपिन, प्रोक्लोरपेराजीन, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं। और सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में आती हैं रिस्पेरिडोन, पेलिपेरिडोन, एरिपिप्राजोल, ओलेंजापिन, एसेनापिन, क्लोजापिन। पिछले कुछ सालों से या ये कहें कि पिछले कुछ दशकों से सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि एक तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और दूसरा इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। इसी के साथ ये जो सेकंड जनरेशन दवाइयाँ होती हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा और भी दूसरी कंडीशंस में हेल्पफुल होती हैं जहाँ या तो साइकोटिक सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, इवन ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स यूज़ की जाती हैं। तो ना ही सिर्फ क्रोनिक और बहुत ही डिसेबलिंग कंडीशन जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, इसी के साथ कम डिसेबलिंग कंडीशंस या दूसरी कुछ क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन वाली दवाइयाँ यूज़ में आती हैं। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको कि प्रेगनेंसी में उनके किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए उन्हें एटिपिकल यानी कि सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दी जा रही होती हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव या डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो, किसी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए भी बहुत सी लेडीज़, बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ ले रही होती हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। या तो वे पहले से ही ये दवाइयाँ ले रही होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के फेज़ में उनको किसी तरह की कोई मेंटल हेल्थ इशू की वजह से भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। दूसरी कुछ दवाइयों के मुकाबले जैसे कि एसएसआरआई दवाइयाँ हैं, एंटीसाइकोटिक के मामले में रिसर्चेस बहुत कम हुई हैं जो कि प्रेगनेंसी में उनके सेफ्टी और रिस्क के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देती हों कि बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, मदर पर क्या असर पड़ेगा, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद बच्चे के हेल्थ पर क्या असर पड़ते हैं। ऐसी स्टडीज़ बहुत कम हैं। पहली कुछ स्टडीज में से एक 1996 में हुई थी जिसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक मतलब फर्स्ट जनरेशन वाली एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर रिसर्च की गई थी। कुछ केस सीरीज पब्लिश हुई थी, मेटा एनालिसिस वगैरह हुए थे जिसमें कि दिखाया कि इन दवाइयों का पहली तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एक्सपोजर मिल जाए बच्चे को तो उसमें काफ़ी मेल फॉर्मेशंस मतलब कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज बच्चे में देखने में आती हैं। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयां तो डॉक्टर देने से बचते हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पर बड़े स्तर की जो रिसर्च थी वो पिछले कुछ 15-20 साल में ही पब्लिश हुई हैं। 2005 में एक बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 151 प्रेग्नेंट औरतों पर रिसर्च की गई जो कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां ले रही थीं, जिनमें ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन, क्यूटियापाइन और क्लोजापाइन दवाइयां थीं। इन 151 औरतों में से 110 जिंदा बच्चे पैदा हुए, मतलब करीब 73% बच्चे जिंदा पैदा हुए, जिसमें से 22 तो मिसकैरिएज हो गए, 15 जो थे वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से एबॉर्शन किए गए और 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए। तो 110 जिंदा बच्चे और 41 किसी तरह से मरे हुए बच्चे पैदा हुए या पहले ही मर गए थे। इन 110 बच्चों में से केवल एक ही बच्चे में बहुत मेजर कोई मेल फॉर्मेशन देखी गई। जब इन बच्चों को, जो कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां लेने वाली औरतों के बच्चे थे, एटिपिकल वाली दवाइयां, तो ऐसा पाया गया कि जब इनको कंपेयर किया गया उन औरतों से जो कि ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयां नहीं लेती थीं, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखा गया। मतलब बच्चों की हेल्थ में और टोटल जो भी मिसकैरिएज, स्टिल बर्थ वाला जो भी ओवरऑल डेटा था, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के मुकाबले इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि एंटीसाइकोटिक दवाएं एटिपिकल वाली लेने वाली महिलाओं में कोई बड़ा रिस्क नहीं होता बच्चे की हेल्थ पर।
पर क्योंकि ये थोड़े से बच्चों पर, थोड़ी सी महिलाओं पर रिसर्च हुई थी, इसलिए रिसर्चर्स अक्सर डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि जब तक हजारों लोगों पर रिसर्च ना हो जाए एक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक और बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जो कि 2013 में हुई थी जर्मनी में, जिसमें उन्होंने 561 औरतें जिनको कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयां मिल रही थीं, उनके बच्चों में मेलफॉर्मेशंस और एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स को उन्होंने एसेस किया। इन 561 औरतों को उन्होंने उन 284 औरतों से कंपेयर किया जो कि टिपिकल मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक लेती थी, और साथ ही 1122 ऐसी प्रेग्नेंट औरतें थीं जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही थीं जिनसे कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई बहुत हार्म नहीं होता, मतलब वो ऐसी दवाइयां थीं जो कि मानी हुई थी कि प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल सेफ है। ये रिसर्च का जो डेटा था ये 1997 से 2009 तक कलेक्ट किया गया। 12-13 साल तक ये डेटा इतनी सारी औरतों पर इकट्ठा करते रहे रिसर्चर्स। बहुत बड़ा डेटा था ये, तो इस डेटा पर काफ़ी कुछ यकीन किया जा सकता है और अब तक की सबसे बड़ी स्टडीज़ में से ये एक है। काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिठाने के बाद वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि कोई बड़ा फर्क नहीं था उन औरतों में जो कि एंटीसाइकोटिक एटिपिकल दवाइयां ले रही थीं और उन औरतों में भी जो कि सेफ दवाइयां ले रही थीं। मतलब 561 औरतें जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ले रही थीं और 1122 वो औरतें जो कि सेफ मेडिसिन ले रही थीं। यहां फिर से एक बात ध्यान देने की है कि यह भी रिसर्च फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहली तिमाही में ही की गई थी, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल फेज होता है जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है। पहले 3 महीने जो भी मेजर मेल फॉर्मेशंस देखने में आई वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाओं वाले ग्रुप में 5% थी, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक वाले ग्रुप में 4.25% थी, और ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो इन दोनों रिसर्चेस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है, और ज़्यादातर डॉक्टर और वैज्ञानिक यही निष्कर्ष निकालते हैं कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ काफ़ी सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में, और बच्चों पर पैदा होने के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होता, और इन दवाइयों को सेफ तरीके से एक सेफ डोजेज के साथ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर लिया जा सकता है, और ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक सिम्टम्स की रिकवरी में एक मदर को काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। ना ही सिर्फ ये 2-3 रिसर्चेस, ऐसी और भी कई सारी ऑब्जर्वेशनल और कंपैरेटिव स्टडीज हुई हैं जो कि बताती हैं कि एंटीसाइकोटिक दवाएं, यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक पे, क्योंकि टिपिकल एंटीसाइकोटिक के कुछ एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स होते ज़रूर हैं, वो उतनी सेफ नहीं होती। ना ही सिर्फ वो पेशेंट्स के अंदर भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लाती हैं, वो बच्चे में भी और प्रेग्नेंट माँ में भी काफ़ी नुकसान कर सकती हैं। वो काफ़ी बड़े टेरेटोजेंस के तौर पर साबित होती हैं। टेरेटोजेंस वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक काफ़ी सेफ दवाइयां समझी जाती हैं, और उन औरतों को जो कि या तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले से किसी भी तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर या कुछ दूसरे डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हैं जिनमें कि एंटीसाइकोटिक दवा देनी ज़रूरी है, उन केसेस में उनको दवाएं दी जा सकती हैं। पर क्योंकि हर केस एक जैसा नहीं होता, सारे पेशेंट, सारी बीमारियां, सारी कंडीशंस एक जैसी नहीं होती, इसलिए हर केस के हिसाब से डॉक्टर कुछ अलग डिसीजन ले सकते हैं, और कुछ मामलों में कहा जा सकता है कि शायद ये दवाइयां बहुत सेफ ना हो, पर ऐसे केसेस ना के बराबर होते हैं। जो भी अभी तक का एविडेंस है, ये जो रिसर्चेज हैं, ये यही बताती हैं कि एंटीसाइकोटिक दवाएं कोई मेजर फर्क नहीं लाती बच्चों की हेल्थ कंडीशंस में, जो कि आमतौर पर जनरल देखा जाता है प्रेगनेंसी में या बच्चों के पैदा होने में जो रिस्क होते हैं, कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन हो गया या किसी भी तरीके के नियोनेटल एडेप्टेशन वाली कंडीशंस हो गई, उनमें एंटीसाइकोटिक दवाइयां काफ़ी सेफ पाई जाती हैं। साइकोटिक बीमारियों के रिस्क को देखते हुए और जिस लेवल की परेशानियां प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को हो सकती हैं, इसलिए बेटर यही होता है कि दवाइयां दी ज़रूर जाएं। भले ही वो बाइपोलर के पेशेंट में मूड स्टेबलाइजर के तौर पे दी जा रही हो, या एंटी डिप्रेसेंट के साथ डिप्रेशन के पेशेंट्स में दी जा रही हो, या ओसीडी या एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स में वो एंटी एंजाइटी या दूसरी कुछ एसएसआरआई दवाइयों के साथ दी जा रही हो,
किसी भी कंडीशन में इनको दिया जाना जरूरी हो सकता है। हालांकि ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाले जो पॉलीथेरेपी पॉलीफार्मेसी वाली जो अप्रोच होती है वो कई मामलों में बड़ी रिस्की हो सकती है और काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है इन दवाइयों को मैनेज करना। तो डॉक्टर्स के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है कि किन दवाइयों के कॉम्बिनेशन से इन दवाइयों को दिया जाना ज़्यादा सेफ होगा। पर अगर हम देखें कि पिछले 20-25 साल में जो भी रिसर्च हुई है वो यही बताती है कि ओवरऑल जो रिस्क है प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चे को वो काफ़ी कम है। इसलिए कई सारे फैक्टर्स को देखते हुए डॉक्टर्स पर भरोसा करके इन दवाइयों की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे सारी दवाइयों के मुकाबले जिन पर रिसर्च भी बहुत है और साथ ही बड़ी सारी रिसर्च में पाया गया है कि वो काफ़ी रिस्की होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान दी जानी, उनके मुकाबले एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ काफ़ी सेफ देखी जाती हैं। हालांकि ऐसी कंपैरेटिव स्टडीज़ ना के बराबर हैं या शायद हैं भी नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक कर लें और साथ ही चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।